हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो चलिए जल्दी से हम लोग मिला लेते हैं आपके आज के पेपर भौतिक शास्त्र का आंसर की। अर्थात फिजिक्स का आज जैसा कि जानते हैं कि 2 फरवरी को एग्जाम होने वाला था। एग्जामिनेशन अच्छे से हुआ और आज के पेपर में काफी आसान प्रश्न आया था, ये भी आप जानते हैं। तो जल्दी से अपना आंसर फटाफट मिला लीजिए कि आप आज के इस एग्जामिनेशन में कितने प्रश्नों का सही जवाब दे के आए हैं। ऐसे मेरे पास एक्चुअल में बी सेट है, आपके पास जो भी सेट होगा उस सेट को आराम से मिला लेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, बस केवल ऑप्शन जो होते हैं वे थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं। तो वीडियो को रोक रोक के आप सभी आंसरों को सटीक तरीके से मिला देते हैं क्योंकि हम आपको बता दें कि यहां जो भी आपको बताया जाएगा वो 100% शुद्ध और सटीक आंसर बताया जाएगा। गलत आंसर अगर होगा तो बताया ही नहीं जाएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज आप कितने प्रश्नों का सही चयन कर पाए थे। ऐसे मेरे पास ये जो पेपर है ये सेट बी है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी। आपसे 4 फोकस दूरी पूछा था तो फोकस दूरी 1/p होता है। अब 1/p निकालेंगे तो p का वैल्यू 4 दिया, अगर आप इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 0.25 मीटर आता है। अर्थात ये दिख जाता ऑप्शन ए में, मतलब पहले क्वेश्चन का राइट हो जाता ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था कि निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए जो सही इसमें सबसे ज्यादा सटीक मान जो है वो ऑप्शन ए ही है। अर्थात ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस म्यू वन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है 3रे नंबर में। इसका एक बार जवाब जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे इसका क्या आप जवाब आज दे के आए हैं। पहले बता चुके हैं, जो भी बताएंगे आपको पूरी तरीके से सत्य और सही बताएंगे। तो कांच के लेंस के लिए म्यू का वैल्यूएशन है 3/2 और हवा में फोकस दूरी एफ ए जो है वो पानी में म्यू का वैल्यू है 4/3। तो म्यू डब्ल्यू मतलब आपको उसे पानी में बताना है कि उसका फोकस दूरी कितना होगा। तो पानी में जो फोकस दूरी होता है वो उसका दुगना हो जाता है ऑप्शन बी के साथ। इस तीसरे प्रश्न में बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है 4थे नंबर में। इसको समझ के जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा के लिए सही है। तो रैले नामक वैज्ञानिक की अगर बात माने तो रैले नामक वैज्ञानिक के अनुसार आई जो होता है वो समानुपाती होता है 1/λ के चतुर्थ घात के। और ये दिख जाता ऑप्शन डी में, मतलब चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का 5वां क्वेश्चन क्या था आप लोग का, ये मिला लीजिए। हम पहले बता चुके हैं कि मेरे पास जो सेट है बी है। आप किसी भी सेट के एग्जामिनेशन दे के क्यों ना आए हो, आप अपना आंसर मिलान कर सकते हैं। प्रश्न 5वां था, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश का सही मान है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻16 कूलाम, सॉरी -19 कूलाम। और ये दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, मतलब 5वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। छठा देख लीजिए। छठा में है कि निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन होता है। तो सोडियम का कार्यफलन होता है जो φe के φ नोट के रूप में होता है, ये होता है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया था, तो इसका सटीक आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन ए के साथ यहां आगे बढ़ेंगे। 7वां देख लेते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो किसी नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या किसी होती है। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटाना होता है और यह घटाने का काम आपको बी में मिला हुआ है। अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 8वां देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन क्या था आज का। 8वां प्रश्न आपके सामने था, क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश है, एक्स किरणें भी है और रक्त भी है, मतलब ध्वनि तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय नहीं होती है क्योंकि ये अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में जानी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9वां देख लेते हैं। 9वां आज का प्रश्न था कि पारदर्शी माध्यम में हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है। तो हीरा का क्रांतिक कोण लगभग बहुत कम होता है और यह होता है 24.41, जबकि आपसे अगर कांच का पूछा जाता तो यह हो जाता लगभग 37.31। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर था जो था 10 नंबर में। फोटोन की ऊर्जा का मान बराबर होता है। तो फोटोन की ऊर्जा जो ई से दर्शाया जाता है और ई बराबर होता है एच न्यू, और एच न्यू का वैल्यूएशन ए ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 11 देख लीजिए। 11 का क्या आंसर लगा के आप आए हैं, इसको भी देख लेंगे।
चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H का मान बराबर है। तो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता जो है उसका मान जो बराबर है वो आपका बराबर होता है ए ऑप्शन में बी नॉट बाई म्यू नॉट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 को देख लेते हैं। निम्नांकित में या निम्नलिखित में ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए कौन सही है? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि सेकेंडरी कुंडली जो होती है उसका कुंडली का भाग बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें हम आपको यह बता देंगे कि इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। 13 देख लेते हैं। दिष्ट धारा के लिए प्रेरकीय प्रतिघात कितना होता है? तो दिष्ट धारा के लिए प्रेरकीय प्रतिघात जो एक्सेल का वैल्यूएशन होता है वो 0 होता है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 0 हो जाती है, इसलिए हम कहेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0। 14 का जवाब देखेंगे। धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो किसी भी धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है एन आई वेक्टर ए। ऑप्शन ए के साथ यहां इस प्रश्न में बढ़ेंगे आगे। 15 देख लेते हैं। 15 का जवाब जानने का प्रयास करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक क्या होता है? तो माध्य शक्ति P बराबर आपके सामने होता है ई आई। चूंकि आपके सामने ई नहीं ई दिया हुआ है, वी नहीं दिया हुआ है, तो वी आई होता है। तो ये आपको इस तरीके से दिख जाएगा ऑप्शन डी में, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 16 देख लेते हैं। 16 में पूछा गया था कि शक्ति गुणांक के बराबर होता है। तो शक्ति गुणांक जो होता है जिसे हम cos फाइव के रूप में दर्शाते हैं, और cos फाइव बराबर होता है R बाई जेड, अर्थात ये दिया गया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न में बढ़ेंगे आगे। 17 को जवाब जानेंगे कि एल आर परिपथ में कलांतर होता है। तो एल आर परिपथ का जो कलांतर होता है वो होता है tan इनवर्स म्यू एल बाई आर। ऑप्शन सी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। पहले बता चुके कि यहां जो भी बताया जाएगा आपको 100% शुद्ध और सटीक बताया जाएगा, और आगे जितने भी आपके विषय वस्तु होने वाले हैं उसका सबसे पहले और सबसे सटीक जवाब जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपके अगले जो एक्सरसाइज अर्थात अगला जो पेपर होने वाला उसका आंसर जल्दी से जल्दी आप प्राप्त कर सकें। ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात क्या होता है? तो परिणमन अनुपात जो होता है वो होता है द्वितीयक कुंडली और प्राथमिक कुंडली के अनुपात के बराबर। ऑप्शन ए के साथ यहां इस प्रश्न में बढ़ेंगे आगे। 19 देखते हैं। 19 में पूछा गया था कि आरसी का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो आरसी का जो बीमीय सूत्र होता है वो होता है एम नॉट एल नॉट टी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 20 देख लीजिए। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ध्रुव प्रबलता जो होता है उसका एसआई मात्रक अगर जाना जाए तो इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, अर्थात 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 21 को देख लेते हैं। 21 पूछा गया था आपसे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य किसके बराबर होता है? तो ये कार्य जो किया गया होता है ये बराबर होता है सी ऑप्शन में W बराबर mb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, अर्थात सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 22 देख लेते हैं। 22 पूछा गया था कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी है? जैसा कि आप जानते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है और उसका आवर्धन क्षमता m बराबर डिनोट किया जाता है 1 प्लस डी बाई एफ, और यह मिल जाता है आपको ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला 23 क्वेश्चन में है, क्या पूछा गया था कि संपर्कित दो लेंसों की शक्ति आपको बतानी है। तो दो लेंसों की शक्ति P बराबर हो जाता है P1 प्लस P2 के बराबर, और P1 प्लस P2 ये जो दिया गया था ऑप्शन ए में दिया गया था, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 24 देख लेते हैं। 24 आपके बार पूछा गया था कि म्यू जी का वैल्यू 3/2 है, और म्यू डब्ल्यू मतलब वाटर का जो आपका अपवर्तनांक है वो 4/3 है, तो आपको म्यू का मान बताना था, वो भी W और Z के रूप में। एकदम आसानी से निकाल लेते। W म्यू Z का वैल्यू अगर निकालना होता तो आप क्या करते? म्यू G बाई म्यू W कर लेते। अब म्यू G बाई म्यू W अगर करते तो मान कितना आता? देखिए म्यू G का वैल्यूएशन दिया था 3/2, और उसके बाद आपके पास म्यू W का वैल्यूएशन दिया था 4/3। अगर आप इसे सॉल्व करते तो आपके पास ये आ जाता 3/2 और ये आ जाता 3/2, मतलब टोटल आपके सामने 3/4, सॉरी माफ कीजिएगा, ये आ जाएगा 9/8, और ये मिलता आपको ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25 को देखते हैं। 25 को समझने का प्रयास करेंगे और इसका जवाब क्या दे के आए हैं ये भी जानेंगे। कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? तो कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान लगभग 42 डिग्री होता है। ऐसे इसका एक्चुअल वैल्यू 42 से 45 के बीच भी होता है, इसलिए हम कहेंगे इसका राइट आंसर होता आपका ऑप्शन नंबर डी।
आज का पेपर काफी आसान रहा था और जैसा कि उम्मीद किया जा रहा था कि कोरोना काल की वजह से आज का जो पेपर होगा वो काफी आसान होगा और वैसा ही आज का पेपर रहा भी। अगला क्वेश्चन 26 है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति ये जो होती है वो अनुप्रस्थ होता है, क्योंकि ये प्रकाश तरंगों की तरह कार्य करता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है 27 नंबर में, इसको समझने का प्रयास करेंगे। त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। त्रिपार्श्व को ऐसे हम लोग प्रिज्म के नाम से भी जानते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रिज्म का अपवर्तनांक का सूत्र, सही सूत्र क्या होता है। तो यह सूत्र सही दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए 28 को देख लेते हैं। प्रकाशीय पथ के बराबर होता है। तो प्रकाशीय पथ के बराबर होता है अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 28 में बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न 29 नंबर आ चुका है। 29 का जवाब एक बार जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है। तो छोटे चुंबक के लिए सही होता है अक्षीय और निरक्षीय जो भाग होता है वो एक दूसरे के दुगना होता है, और ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात ये प्रश्न का राइट आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30 को देख लेते हैं। 30 को समझने का प्रयास करेंगे और 30 आपके सामने जो प्रश्न है वो प्रश्न ये था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है। तो ये आवर्तकाल का व्यंजक होता है T बराबर 2π√I/BH। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न में स्पष्ट रूप से बढ़ेंगे आगे। आप कितना सही किए हैं कमेंट में अंत में जरूर रिप्लाई कीजिएगा, ताकि हमें यह अनुमान लग सके कि आप कितना सही करके आए हैं। और चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय सुई के आवृत्ति के लिए सही है। तो इसका जो आपका 31 का राइट आंसर हो जाता n² समानुपाती BH। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न में भी चलेंगे बढ़ के आगे। 32 को देख लीजिए। 32 क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन टैजेंट नियम के लिए सही है। टैजेंट नियम, टैजेंट नियम बोला जाता है जो टैन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होता है। तो टैजेंट का यह सही नियम ए ऑप्शन में है, B = BH × tan, अर्थात ऑप्शन ए के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। चलिए 33 नंबर देख लीजिए। 33 प्रश्न आपके सामने था कि आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता μ/μ0 = μr के बराबर होता है, अर्थात इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाता वो हो जाता ऑप्शन नंबर ए। 34 को जानिए। निम्नलिखित में कौन सा सही संबंध है, इससे 34 में बताना है आपको। तो इसमें सही संबंध होगा B = BV/BH। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 35 को देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है। तो इसमें सही जो संबंध हो जाएगा वो बी ऑप्शन में दिया हुआ है, अर्थात C = 1/√μ0/ε0। 36 को जानते हैं। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है। तो तीव्रता E बराबर आपके सामने होता है F/Q, और यह दिया गया आपसे ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी के साथ इस क्रम में भी बढ़ेंगे आगे। चलिए 37 को देख लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक सभी दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इसका आंसर जल्द से जल्द और सही से सही प्राप्त कर सके। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो ऑप्शन नंबर ए में सही है, अर्थात रो का वैल्यूएशन होगा Q/A के बराबर, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं आज के 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 क्वेश्चन था कि गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी होती है। तो गोलीय संधारित्र की जो धारिता होती है उस धारिता में सही व्यंजक अगर जाने तो सही व्यंजक यहां पर था ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 क्या है। 39 बहुत सारे लोग हमारे पास SMS किए, ये क्या लिखा हुआ है सर, तो हम आपको बता दें 1μ2 लिखा हुआ है। तो इसका वैल्यूएशन आपका हो जाता μ2/μ1, अर्थात ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में ही, अर्थात इस प्रश्न का हम कहते कि राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। आज काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया था और जो उम्मीद नहीं था उससे भी आसान आज क्वेश्चन पूछ ही दिया गया था। हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आप 35 प्लस अर्थात 35 नंबर तो ऑब्जेक्टिव में जरूर ला दिए होंगे।
रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव के नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी। 41 देख लीजिए, खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता। तो खगोलीय दूरबीन का जो आवर्धन क्षमता होता है वो आपका होता है सी ऑप्शन में, अर्थात -FE/FO। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। 42 देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारक है? तो इंद्रधनुष बनता है मुख्य रूप से वर्ण विक्षेपण के कारण। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया भी होती है, लेकिन वर्ण विक्षेपण रहने पर वर्ण विक्षेपण को आप सही करेंगे, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आपके सामने है 43 नंबर में, और 43 को जानने का प्रयास करेंगे। निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है? तो निर्वात में परावैद्युतांक का जो मान होता है वो होता है 8.85 गुना 10 का पावर -12, अर्थात फैराड बाई मीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत सारे लोग बी सॉरी सी को मार के आ गए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 44 देख लीजिए। 44 आपके सामने है कि वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए थे आज, इतने आसान क्वेश्चन पूछे गए थे जिसका उम्मीद नहीं था। तो उम्मीद करते हैं आपका अच्छा से अच्छा नंबर आज आना चाहिए। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम मीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 45 देख लीजिए, कूलाम का नियम का सदिश रूप क्या होता है? तो कूलाम के नियम में सदिश जब रूप आता है तो उसके बटा में आ जाता है r3, क्योंकि वो सदिश रहता है, और ऊपर आ जाता है वेक्टर r। और ये देखने को मिल गया था हमें ऑप्शन नंबर ए में, अर्थात 45 का सही हो जाता आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आ गए हैं आज के 46वें क्वेश्चन की ओर। 46 का जवाब एक बार देने का प्रयास करेंगे हम सभी लोग। किसी चालक की धारिता होती है, चालक की धारिता, तो धारिता C जो होता है, इस धारिता का वैल्यूएशन अगर जाने तो ये होता है Q/V, अर्थात ये ऑप्शन में मिलता है आपको ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर प्रश्न नंबर 46 का। 47 देख लीजिए, आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। तो आवेशित चालक की ऊर्जा E बराबर होती है 1/2 CV², और ये मिला है आपको ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रश्न का सही उत्तर होता ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप ये सब क्वेश्चन सही आज लगा के आए होंगे, ये हमें पक्का उम्मीद है। 48 देख लीजिए, यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता होगी। देखिए, धारिता को अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं? सबको केवल आपको सामान्य रूप से जोड़ देना होता है, इस प्रकार से। इस तरीके से आप जोड़ देंगे तो इसका राइट आंसर आएगा। तो C1 को अगर n बार जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा C बराबर NC1, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता, वो हो जाता ऑप्शन नंबर सी। 49 देख लीजिए, 49 आपके सामने प्रश्न है कि वायु के लिए परावैद्युतांक सामर्थ्य का मान कितना होता है? तो इसका जो वैल्यूएशन होता है वो होता है 3 गुना 10 का पावर 6, और ये दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 50 देख लेते हैं, 50 का जवाब जानने का प्रयास करेंगे और इसमें कौन सा लगाए हैं ये समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? तो ये आइंस्टीन के द्वारा बताया गया सबसे फेमस नियम है, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, और ये है E बराबर mc², और ये मिला हमें ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता ऑप्शन नंबर सी। 51 देख लेते हैं, दार्शनिक संख्या पद्धति 8 की द्विआधारी संख्या, ये निकाल सकते थे आप, और उम्मीद करते हैं आप निकाले भी होंगे। 8 को क्या करते, 2 से आप डिवाइड करते, 4 बार में कटता, शेषफल जो बचता वो 0 बचता। फिर इसे आप 2 बार में डिवाइड करते, 2 बार में कटता, 0 शेषफल बचता। सेम इसी तरीके से 2 बार में कटते, 1 बार में कटता, 0 शेषफल बचता। और इसे उल्टा क्रम में आप लिख देते तो आपको मिल जाता 1 0 0 0, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर 51 का। चलिए 52 देख लीजिए, 52 आपके सामने है कि नंद गेट का संकेत कौन सा है? तो नंद गेट जो होता है वो नॉट गेट और एंड गेट के प्रयोग से बनाया जाता है, और इन दोनों गेटों का संयोग अगर किया जाए तो इसमें सही ऑप्शन मिलता आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी के साथ इस 52 में बढ़ेंगे आगे। 53 देख लीजिए, अर्ध आयु काल T एवं क्षय नियतांक का संबंध होता है। तो ये जो संबंध होता है ये होता है T बराबर log2/λ, और log 2 का वैल्यू होता है 0.693, और ये दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। 54 जानते हैं,
54 आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है। तो अल्फा कण जो होता है जिस पर धन आवेशित होता है, और ये हीलियम परमाणु को डिनोट करता है। हीलियम पर भी चूंकि धन आवेश होता है इसलिए हम कहेंगे अल्फा जो कण है वो हीलियम परमाणु को डिनोट करता है। ऑप्शन सी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। 55 देख लीजिए। 55 क्या होता है ये समझते हैं। निम्नलिखित में कौन सही समीकरण है या समीकरण सत्य है। तो इसमें सही समीकरण है यूरेनियम थोरियम में बदलता है हीलियम के साथ, और ये दिया गया था ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 55 का। चलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा ताकि सभी लोग सबसे पहले आंसर मिलान कर सकें और सभी लोग इस सही उत्तर का लाभ उठा सकें। निम्नलिखित में कौन वायो-सेवार्ट नियम के सदिश समीकरण का रूप है। वायो-सेवार्ट नियम यह भी काफी प्रचलित नियम था। तो वायो-सेवार्ट का सही नियम जो आपके सामने प्रस्तुत है, यह प्रस्तुत आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए जो होगा इसका सदिश रूप का सही रूप होगा। चलिए 57 देख लेते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर वेक्टर बी का मान। तो देखिए इसका सार्थक अगर मान जाना जाए तो इसका सार्थक मान होता है 10 का पावर -4 टेस्ला। लेकिन यहां इस क्वेश्चन के रूप में कहीं दिया हुआ नहीं था, तो यहां पर ज्यादा बेहतर मानेंगे हम ऑप्शन नंबर डी को, अर्थात 10 का पावर -5 टेस्ला पृथ्वी के पृष्ठ पर वेक्टर बी का मान। 58 देख लेते हैं। 58 देखते हैं क्या होता है। धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है। तो धारावाहिक कुंडली के लिए विद्युत चुंबकीय आघूर्ण का मान सी ऑप्शन में दिया गया था, वेक्टर ए बराबर NIA, अर्थात ऑप्शन सी इज राइट आंसर प्रश्न नंबर 58 का। 59 देख लीजिए। कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आसानी से 35 प्लस कर लिए होंगे, 35 आराम से कर लिए होंगे। निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। तो इसमें गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए ए ऑप्शन सही है, अर्थात C/NAB ऑप्शन इज राइट आंसर। ऑप्शन ए के साथ बढ़ेंगे आगे। चलिए 60 देखते हैं। 60 है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श एमीटर जो होता है उसका अपना प्रतिरोध 0 होता है, 0 होता है, अर्थात इस क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर वोल्ट मीटर दिया होता तो वोल्ट मीटर का अपना जो आदर्श प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। 61 देख लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, जिसको संकेत के रूप में डब्ल्यू भी लिखते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र पूछा होता तो उसका मात्रक टेस्ला हो जाता। अगर टेस्ला आप करके आए होंगे तो गलती होगा, क्योंकि 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 62 नंबर में। 62 है कि लेज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। तो लेज के नियम में हमें ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का परिणाम मिलता है। ऑप्शन सी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। काफी आसान और काफी फेमस क्वेश्चन थे। हम आज के इस वीडियो में आपको बताने में हमें मजा आ रहा है, और तो आपको एग्जामिनेशन देने में कितना मजा आया होगा हम अनुमान लगा सकते हैं। प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल का जो वैल्यू होता है वो होता है ओमेगा एल, और ओमेगा जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है 2πf फ्रीक्वेंसी के रूप में। अर्थात ये देख सकते हैं 2πfl किस ऑप्शन में है, तो ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में ही। ऑप्शन ए के साथ इस 63 में बढ़ेंगे आगे। 64 को देख लेते हैं। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक। काफी आसान प्रश्न था। विद्युत तीव्रता जो होता है उसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ऑप्शन बी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 65 है कि निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है। तो धारा घनत्व J बराबर होता है I/A, और I/A के रूप में हमारे पास यहां कौन सा था, बी ऑप्शन। मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। 66 देख लीजिए। निम्नलिखित में गतिशील के लिए कौन सही है। तो गतिशील के लिए अर्थात जो परावैद्युतांक के गतिशीलता को व्यक्त करता है, यह ऑप्शन बी सही होता, μ = E/VD। 67 निम्नलिखित में कौन सही है। आपको 1 वाट का वैल्यू बताना है। तो वाट किसका मात्रक होता है, वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है। तो शक्ति बराबर सब लोग जानते होंगे कि कार्य बटा में समय होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकेंड। मतलब ये बदल जाता है जूल प्रति सेकेंड। अर्थात ये देखने को मिल रहा है ऑप्शन ए में 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 61 के बाद, 61 नहीं माफ कीजिएगा, 61 के बाद हमारे पास आ गया था 67। 67 के बाद देखिए 68। 68 क्या है कि आपको बताना इसमें यह था
कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का मान कितना होता है। तो नीला रंग के लिए आपके कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का मान ऑप्शन डी में दिया है 6 होता है। ऑप्शन डी के साथ यहां बढ़ेंगे आगे। चलिए अगला देखते हैं 69 नंबर, एम्पियर घंटा मात्रक है। तो एम्पियर घंटा मतलब एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है और घंटा जो होता है टाइम का मात्रक होता है। तो आईटी किसका सूत्र होता है, Q बराबर आईटी होता है और Q किसका होता है, आवेश का। इसलिए हम कहेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवेश। तो उम्मीद करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र से आप काफी ज्यादा प्रसन्न होंगे। अगर खुश होंगे तो एक लाइक जरूर कर दें, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का देखते हैं अंतिम क्वेश्चन 70 नंबर में था कि निम्नलिखित में लॉरेंस बल के लिए कौन सा सही है। तो इसमें लॉरेंस बल के लिए सही जो मान है वो आपके ऑप्शन नंबर ए में मिलता, अर्थात इस 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हम आपको 100 के 100 पूरी तरीके से सत्य और सही तरीके से आपको आंसर बता दिए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।